वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग हो रही है और ये देखिए अलग अलग मतदान केंद्रों से हमारे पास तस्वीरें आने लगी हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर सुबह सुबह सबसे पहले अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें दरअसल हमें प्रेरित भी करते हैं कि वोट जरूर करना है, बाकी सारे काम बाद में, वोटिंग सबसे पहले। इसलिए अगर आपके वोटिंग सेंटर पर भी, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मतदान हो रहा है तो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। तस्वीरें आपके सामने हैं, 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और पहली तस्वीर ही हमारे पास आई है विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो कि सुबह सुबह अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, हरियाणा की भी तमाम सीटों पर मतदान हो रहा है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लोकसभा के प्रत्याशी तो देखिए तस्वीरें आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार बीजेपी से करनाल से चुनाव लड़ रहे, लोकसभा चुनाव लड़ रहे मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपने देखी करुणा, एस जयशंकर सुबह सुबह पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर ये बड़ी प्रेरणादायक तस्वीरें हैं कि सबसे पहले वोटिंग करनी है, उसके बाद कोई काम। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, और देखिए सुबह 7 बजने के साथ ही किस तरह से मतदान केंद्र पर, बूथ पर पहुंच गए विदेश मंत्री। और अपने आप में जैसे समीर आपने बताया, ये सभी मतदाताओं को प्रेरित करती है, लोकतंत्र का महापर्व है ये, और ऐसे में इस महापर्व में शरीक होना, आहुति देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नायब सिंह सैनी, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जो कि इस वक्त पहुंचे हुए हैं वोट डालने के। ये तस्वीरें नहीं, ये इस वक्त आपको गुरुद्वारे की तस्वीर दिखा रहे हैं, नायब सिंह सैनी गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं और गुरुद्वारे की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इससे पहले हमने आपको करनाल से जो बीजेपी के उम्मीदवार है और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे के साथ ही मतदान शुरू हो चुका है और कुल 58 सीटें हैं और कई बड़े चेहरे, कई वीआईपी चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 8 राज्यों की कुल 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है और उनमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर वोटिंग है, बिहार, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इसके अलावा ओडिशा की 6, झारखंड की 4, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट पर भी आज ही वोटिंग होनी है। टोटल 58 सीटें हैं लोकसभा की जहां आज मतदान हो रहा है। वो तमाम कौन कौन सी हॉट सीट्स हैं, कौन कौन से दिग्गज इन सीटों से चुनावी मैदान में हैं, उसकी पूरी डिटेल इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दे रहे हैं। और आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और शायद आप भी वहीं पर मौजूद हैं। बड़ी प्रेरणादायक तस्वीरें हैं कि सबसे पहले वोटिंग की जो जिम्मेदारी है उसे निभाना है, बाकी दूसरे काम बाद में। बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए बीजेपी जो कहती रही है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और ये इस बात को जानते हैं कि वोटिंग का क्या महत्व है। नई दिल्ली के इस हाई प्रोफाइल इलाके में लुटियंस जोन्स के अटल विद्यालय जो तुगलक लेन में है, वहाँ वोट डालने आए हैं और इस बार जो 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है, बीजेपी के लिए बहुत अहम विषय ये है कि इसमें से 40 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीते थे, तो इस बार उसको स्कोर बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाना होगा अपने पक्ष में। और एस जयशंकर इस बात को जानते हैं कि वोट का क्या महत्व है और ये एक मैसेज होता है। 7 बजे, डॉट 7 बजे वो आकर कतार में लग गए थे। अभी भी मैं आपको दिखाऊं कि अपनी पत्नी के साथ वो कतार में लगे हुए हैं। अटल विद्यालय यहाँ पे जो तुगलक लेन में है, यहाँ पे किसी ज़माने में लाल कृष्ण आडवाणी और उनके परिवार के लोग भी वोट डालते थे। हालांकि इस बार आडवाणी जी घर पर ही अपना वोट डाल दिए हैं, तो उनकी पत्नी अब रही नहीं, तो यहाँ वोट वो लोग भी डालने आते थे। और इस बार जो है एस जयशंकर इस केंद्र पर वोट डाल रहे हैं। जानते हैं कि
ये कितना महत्वपूर्ण है। छठा चरण जो है 57 सीट इस बार जो हैं, इसके बाद 57 सीट और बचते हैं, तो ये एक तरह से आखिरी स्लॉग ओवर है और इसमें जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वही बेहतर स्कोर खड़ा कर पाएगा, ये बात वो जानते हैं और इसीलिए सुबह सुबह आकर आम आदमी की तरह कतार में खड़े हो गए समय। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आमोद, और देखिए हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कुमार कुंदन आपको नजर आ रहे हैं आजमगढ़ से, और कुमार विक्रांत रोहतक से इस वक्त हमारे साथ लाइव है, मोहित मल्होत्रा करनाल से हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा अंकित भट्ट जो कि नौशेरा जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। यहां पर अनंतनाग सीट पर आज चुनाव हो रहा है, और इसके अलावा रुपेश कुमार सीवान से हमारे साथ लाइव है। विपिन चौबे को आप देख पा रहे हैं दिल्ली से लाइव निर्माण भवन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े, और इसके अलावा हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका भी आपसे परिचय करा दे। राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और समीर चौगावकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा हमारे तमाम जो संवाददाता मौजूद हैं, और कुमार कुंदन आप इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हैं, और मैं आपके पास आ रहा हूं। आजमगढ़ की जो लड़ाई है इस बार चुनावी लड़ाई वो बेहद दिलचस्प है। 2019 में इस सीट को अखिलेश यादव ने जीता, लेकिन 2022 में निरहुआ ने इस जीत पर हासिल कर ली, जो जीत है हासिल की उपचुनाव में। एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव जिनको हराया था निरहुआ ने, उन्हें उतारा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। कैसा माहौल इस बार नजर आ रहा है? देखिए, मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालने की कोशिश में धर्मेंद्र यादव लगे हुए हैं, लेकिन इस बार जो है मुकाबला उनका निरहुआ से है, और बाई इलेक्शन में जीतने के बाद निरहुआ ने यहीं पे अपना आशियाना बना लिया। हालांकि वो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, लेकिन उन्होंने यहीं पे अपना डेरा डंडा डाल लिया, और यही वजह है कि आजमगढ़ की इस बार की जो चुनाव है, इस बार का चुनाव वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। और चूंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, ऐसे में जातीय समीकरण और तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में देखते हुए आजमगढ़ की सीट बहुत ही दिलचस्प है, और अब से थोड़ी देर बाद ही निरहुआ यहाँ से निकलने वाले हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनका वोट यहाँ नहीं है, लेकिन वो इलाकों में जाके लोगों से मिलेंगे। धर्मेंद्र यादव की बात करें तो वो भी थोड़ी देर बाद अपने घर से निकलने वाले हैं और इलाके में घूमने फिरने के लिए और देखने जाने वाले हैं किस तरीके से वोटिंग हो रही है। लेकिन फिर मैं बताऊं, इस बार उत्तर प्रदेश की जो 14 लोकसभा सीटें हैं उसके लिए इस चरण में मतदान हो रहा है, और उसमें से जिन हॉट सीटों की अगर बात करें तो उसमें एक आजमगढ़ है जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं। बिल्कुल, हमारे तमाम संवाददाता, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्माण भवन दिल्ली से। विपिन, दिल्ली का सियासी माहौल तो बहुत ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने एलजी पर आरोप लगा दिए कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में धीमा मतदान हो, जिस पर पलटवार हो रहा है। ये सियासत एक तरफ, और वोटर्स का रुझान जो इस वक्त आप भांपने की कोशिश कर रहे हैं वो दूसरी तरफ। क्या लगता है? पार्टी कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेंगे, इस सीट से आम आदमी पार्टी। देखिए समीर, दिल्ली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह माना जाता है कि जो दिल्ली पर कब्जा करेगा वही देश पर राज करेगा। पिछले 2 चुनावों का जो जनमत है वो ये इशारा करता है कि बीजेपी यहां क्लीन स्वीप यहां पर जीतती आई है। इसीलिए बीजेपी को चुनौती देने के लिए इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हाथ मिला लिया है लोकसभा चुनाव में। और जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं, ये निर्माण विहार दिल्ली नई दिल्ली का इलाका आता है। बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती यहां पर चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार गांधी परिवार यहां पर वोट डालेगा, लेकिन वो कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, अपने गठबंधन को वोट करेगा। 14 बार लगभग लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 7 बार से ज्यादा इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन 2 बार से बीजेपी यहां जीतती आई है। बीजेपी दिल्ली को पूरी तरह से फतेह करना चाहती है। यही वजह है कि आपने देखा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि 7 में से 6 उम्मीदवारों को चेंज कर दिया, सिटिंग सांसदों को चेंज कर दिया, और नई स्ट्रैटेजी के साथ फील्ड में उतरी है। वहीं आम आदमी पार्टी ये चाहती है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। इसीलिए इस बार समझौता हुआ है। समझौते के तहत यह सीट आम आदमी पार्टी के कोटे में गई है, और उसके बाद अब दोनों जो बड़े दल है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में है। तो हम जहां पर खड़े हैं, लगभग आज
1.5 करोड़ मतदाता पूरे दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथों पर वोट डालेंगे और 61,000 जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, होमगार्ड्स हैं, उनके सहारे सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। सुबह सुबह लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। चूंकि मैं निर्माण विहार में खड़ा हूं, ये नई दिल्ली का इलाका है, जितने बड़े नेता हैं, बिल्कुल ब्यूरोक्रेट और सोनिया गांधी भी कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगी, जो अपना वोट कास्ट करेंगे। वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। अभी बने रहिए आप हमारे साथ विपिन। और देखिए रुपेश का हम लोग करते हैं, जो कि सीवान में मौजूद हैं। और देखिए रुपेश, अगर बात करें आज की भी, अगर सियासी लड़ाई की बात करें, तो आज बिहार की 8 सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। आप जहां पर मौजूद है वो काफी अहम है, यहां पर मुकाबला बहुत ज्यादा अहम है। क्या इस बार लग रहा है? तस्वीर आप दिखाइए, बताइए मतदाताओं में सुबह सुबह कैसा उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, बिहार में 5 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, उसमें हर चरण में 4 सीट या 5 सीट पर चुनाव हुए हैं। लेकिन इस बार 8 सीटों पर, जो 2 चरण बाकी हैं, चाहे छठा चरण हो और 7वां चरण, दोनों चरण में 8-8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। और आज जहां मैं मौजूद हूं वो सीवान लोकसभा सीट है और यहां पर मुकाबला बहुत ज़बरदस्त और बहुत दिलचस्प। हमेशा इस सीट की चर्चा होती रही है। सीवान की चर्चा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन तक को लेकर के सीवान चर्चित रहा है। इस बार उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, हिना साहब, और इसलिए क्योंकि ये मुकाबला इसलिए सीवान में, अब देखिए वोटिंग में भी आपको देखिए जो लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, वो जिन सीटों पर हमने बिहार में देखा, जिन सीटों पर मुकाबला ज़बरदस्त है, त्रिकोणीय मुकाबला है, उन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज भी, उन अगर सिर्फ लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। और आज यहाँ देखें सीवान में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ सीधा एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला नहीं है, बल्कि यहाँ पर हिना साहब इस बार ना तो वो ओवैसी की पार्टी ने उनसे अप्रोच किया, ना तो उसकी पार्टी से वो चुनाव लड़ी, ना ही वो आरजेडी से चुनाव लड़ी, बल्कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़ी हैं। लिहाजा मुकाबला थोड़ा यहाँ पर त्रिकोणीय है और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आखिरी दौर में 16 सीटें बची हुई हैं। 8 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, 8 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होंगे। लेकिन जिस तरीके से बिहार में आज देखिए, चाहे वो इंडी गठबंधन के नेता हों या फिर एनडीए गठबंधन के नेता हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 3 रैलियां कर रहे हैं। पटना के विक्रम में, काराकाट में और बक्सर में 3 जगह रैलियां कर रहे हैं। बिल्कुल रुपेश बने रहे आप हमारे साथ। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग सीटों का हाल हमें बता रहे हैं। और नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, जो इस बार चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को दे रही हैं टक्कर। वो अपना वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से बांसुरी स्वराज, जो कि सुबह सुबह तस्वीरें हमारे पास आई थी, एक मंदिर में गई थी दर्शन करने के लिए और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अब अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं। पहली बड़ी चुनावी लड़ाई बांसुरी स्वराज के राजनीतिक जीवन में, और बांसुरी स्वराज अपना वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। इस बार इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, जिनसे उनकी टक्कर है। आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, नई दिल्ली सीट पर भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है और इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट से मुकाबला होना है बीजेपी के कैंडिडेट का, इसलिए चुनौती पिछली बार से तो बड़ी है। निश्चित तौर पे देखिए, इस बार चुनौती बड़ी है। सोमनाथ भारती एक पक्के पकाए प्लेयर हैं, पक्के पकाए राजनेता हैं और बिल्कुल जो बांसुरी स्वराज है, सुषमा स्वराज की बेशक बेटी है लेकिन नई प्लेयर है, नई राजनेता है, तो उनके लिए एक चुनौती जरूर है। और बीजेपी को यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी सुबह 7 बजे हैं और यहाँ पे लोग वोट डालने जरूर आ रहे हैं, लेकिन वोट परसेंट कितना यहाँ पड़ता है ये सबसे अहम है। मैं आपको बताऊं, एक ताज़ा अपडेट भी मैं आपको दे दूं समीर, दर्शकों को, कि मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ इस बूथ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर वोट डालने आए थे और वो वोट नहीं डाल सके, वापस उनको जाना पड़ा। अटल विद्यालय जो तुगलक लेन में है, तुगलक रोड पे है, इसमें वोट नहीं डाल सके, वापस जाना पड़ा। आधे घंटे तकरीबन 20 मिनट तक वो कतार में खड़े रहे और उसके बाद जब उनको अधिकारी के पास ले जाया गया, जब गए वो तो पता चला कि उनका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत अहम सीट है और
और बीजेपी पूरे दिल्ली के 7 सीटों को जीतने के लिए पूरी बिल्कुल काफी आमोद, काफी अहम सीट है नई दिल्ली की सीट। यहां पर सोमनाथ भारती के साथ बांसुरी स्वराज का ये मुकाबला है। और देखिए बांसुरी स्वराज जहां पर मौजूद है, जहां पर उन्होंने अभी वोट डाला है मतदान केंद्र पर, वहां से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अभी हमने देखा कि बांसुरी स्वराज पहुंची वो मतदान करने के लिए, कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? क्योंकि बतौर राजनेता पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और सोमनाथ भारती जो कि कद्दावर नेता है, बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, उनके साथ उनका मुकाबला है। जी बिल्कुल, मुकाबला टक्कर का बताया जा रहा है, लेकिन बांसुरी स्वराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आई। सबसे पहले उन्होंने झंडेवालन मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद अपने परिवार से आशीर्वाद लेने के बाद नई दिल्ली स्थित इस पोलिंग बूथ पर पहुंची और इस वक्त मतदान की प्रक्रिया यहां पर चल ही रही है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। बांसुरी स्वराज अपने पिताजी के साथ यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं और वोटिंग करने से पहले जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, ये देखिए हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बांसुरी स्वराज यहाँ पर वोटिंग कर रही हैं। वो देखिए सामने वो अब बटन दबाने वाली है, यहीं से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की तो उन्होंने सीधे सीधे बताया कि ये जो चुनाव है वो विकसित भारत बनाने का चुनाव है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आज गर्मी बेशक ज्यादा रहेगी लेकिन उसके बावजूद लोग मतदान करने के लिए जरूर आए, क्योंकि ये भारत के निर्माण का मतदान है और एक बड़ा अवसर है लोगों के पास इस तस्वीर को और बेहतर बनाने का, जो भारत की एक तस्वीर जो बनाई गई है। और इसी बात को ये कहते हुए पोलिंग बूथ की तरफ अब आई हैं और अपने परिवार के साथ देखिए मतदान करके अब बाहर निकल रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको मतदान केंद्र के भीतर से ही दिखा रहे हैं। अपने पिता के साथ दोनों ने साथ में मतदान किया और उसके बाद अब यहां से हम आपको ये नई दिल्ली से तस्वीर बता रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज दोनों के बीच में है। और अब मतदान करने के बाद जब बांसुरी स्वराज बाहर निकल रही तो एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की हम जरूर कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो इतनी मेहनत हुई है, पहला लोकसभा चुनाव उनका है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी उनसे काफी ज्यादा है कि शायद इस बार जो है वो करिश्मा दिखाएंगी और नई दिल्ली सीट पर एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। तो ठीक है अभिजीत, बने रहे हमारे साथ। आप देखिए बांसुरी स्वराज ने अपना वोट कास्ट किया है और उसके बाद अब वो मतदान केंद्र से अपने पिता के साथ बाहर निकल रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। समीर चौगांवकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये 58 सीटें जाहिर है बीजेपी के लिए बहुत अहम है। 58 सीटों में से 40 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था और कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इन 58 सीटों में इस बार के समीकरण क्या कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जितने भी चरण होते हैं सभी चरण किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, 6ठे चरण का मतदान होने जा रहा है। उसके बाद 7वां चरण बचेगा जो 1 जून को होगा, जिसमें 57 सीटों का मतदान होगा। मुझे लग रहा है ये चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी चरण रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत अपने चरणों में लगाई है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती इस बार जिस राज्य से वो हरियाणा से है। 2 अगर चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था। सारी की सारी सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अंदर 10 की 10। इस बार मुझे लग रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रदर्शन दोहराना थोड़ा मुश्किल होगा। 1-2 सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती मिल रही है। अच्छा। अब दुष्यंत चौटाला भी वहां पर मैदान के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया था, हालांकि वो खुद करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। सैनी साहब को अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है। जाटों की और किसानों की जो आंदोलन की समस्याएं थी वो बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल की सीटों पर चुनाव है वहाँ सारी सीटें इस बार जीतने की स्थिति के अंदर है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। दिल्ली में भी आज मतदान है 7 सीटों पर। 2014 और 2019 में जो दिल्ली का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें दिल्ली में जीती थी, मुझे लग रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर लड़ने के बाद भी यह तय है कि 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि अगर आप 2019 का देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को 57% वोट मिला था। अगर दोनों दलों को भी मिला दिया है तो उनका परसेंटेज 40 के ऊपर नहीं गया था। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जरूर बेल मिली हुई है। अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, उससे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, लेकिन स्वाति मालीवाल प्रकरण के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। कांग्रेस का दिल्ली के अंदर कोई अस्तित्व नहीं। मुझे लग रहा है ये 57 जो सीटें ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के फेवर में जाने वाली है। ठीक है, 2019 में जो यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन था वैसा ही इस बार रहने वाला है। यानी समीर जी, जो आपने कहा हरियाणा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह जो स्थिति आपको कमोबेश वैसी नजर आ रही है जो 2019 में थी। राजेश जी, आपको भी ऐसा लगता है या हालात कुछ बदलते हुए आपको नजर आ रहे हैं?
देखिए, जो सीटें 58 सीटें हैं उनमें से 40 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, ये बात सच है। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि 2019 में राष्ट्रवाद का उफान बहुत ज़बरदस्त था। बालाकोट हुआ था, पुलवामा हुआ था। इस बार उस तरह का राष्ट्रवाद का उफान नहीं है। इस बार विपक्ष जो इंडिया अलायंस है वो लड़ते हुए दिख रहा है और एक नैरेटिव गढ़ते हुए भी दिख रहा है। हालांकि थोड़ा उनको लेट हुआ है, इसलिए 30 सीटें ऐसी हैं अभी भी इन 58 सीटों में से जहां बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। राजेश जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे संवाददाता आमोद राय ने यह बड़ी खबर हमें दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को बिना वोट डाले वापस लौटना पड़ा है क्योंकि लिस्ट में उनका नाम नहीं था। ये बड़ी जानकारी आमोद राय ने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात करते हुए दी थी। इस खबर पर एक बार फिर कुछ और अपडेट्स लेते हैं। 20 मिनट तक लाइन में लगे रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उसके बाद बिना वोट डाले उन्हें यहां से वापस लौटना पड़ा है। आमोद राय का एक बार फिर रुख करते हैं जिन्होंने ये जानकारी हमें दी। आमोद, अब क्या हो रहा है, क्या बताया गया है? जो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मौजूद थे उन्होंने क्या बताया? इस वोटर लिस्ट में तो नाम नहीं है, क्या दूसरे मतदान केंद्र में अब उन्हें जाने की सलाह दी गई? बिल्कुल, देखिए एस जयशंकर यहाँ ठीक 6:55 पर पहुँच गए थे और कतार में लगे। 20 मिनट तक कतार में लगने के बाद जब वो अपने हॉल में गए, इसी स्कूल के अंदर उनकी वोटिंग है। अटल विद्यालय है, ये तुगलक लेन में है। और यहाँ जब अंदर गए तो उनको पता चला कि उनका और उनकी पत्नी का नाम नहीं है। जब 20 मिनट के बाद उनको पता चला था, थोड़ा झुंझलाहट से ज़रूर उनके चेहरे पर दिखा और उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे हुआ, मुझे ये बताया गया कि मेरा यहाँ नाम है। और वो वापस अपने घर गए हैं। उसके बाद वो चेक करेंगे कि कहाँ एक्चुअल में क्या स्थिति है, कहाँ उनका वोट है और फिर वहाँ जाएंगे वोट डालने। लेकिन यहाँ जो उनको उनके लोगों ने बताया था, उनको ब्रीफ किया गया था कि यहाँ पे उनका वोट है, तो यहाँ उनका वोट नहीं है। अभी फ़िलहाल वो घर गए हैं, उसके बाद आगे उनका कहाँ वोट है उसके लिए वो निकलेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जानकारी है कि तकरीबन 20 मिनट तक वेट किए और काफ़ी झुंझलाहट में यहाँ से निकले क्योंकि उनको ब्रीफ किया गया था, उनको बताया गया था कि उनका नाम यहीं पे है। तो सुबह सुबह आकर वो चाहते थे कि पहला मतदान मैं करूं, तो उसमें विलंब हो गया और वापस घर गए, सपत्नीक अपने घर लौटे हैं। समीर, बिल्कुल सही बात है। और वो तस्वीरें भी आमोद हमने देखी। 20 मिनट तक लाइन में लगे रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर, लेकिन बाद में ये पता चला कि मतदाता सूची जो है उसमें उनका नाम नहीं है। लिहाजा अब वो घर वापस लौट गए हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस मतदान केंद्र उन्हें जाना होगा। छठे चरण के चुनाव के बीच पीएम मोदी का पोस्ट, बड़ी संख्या में मतदान करें। पीएम मोदी की तरफ से ये पोस्ट करके एक्स पर पोस्ट किया गया और कहा गया है महिलाओं और युवाओं से मतदान की अपील की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वोट डाला है। शाहजहां रोड के आदर्श विद्यालय में फाइनली एस जयशंकर ने वोटिंग की। इससे पहले वो एक मतदान केंद्र पर पहुंचे थे जहां पर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ये पता चला तकरीबन 20 मिनट तक कतार में लगने के बाद। एस जयशंकर उस वोटिंग सेंटर पर अपना वोट नहीं दे पाए। उसके बाद उन्हें यह बताया गया कि शाहजहां रोड के आदर्श विद्यालय में जो बूथ है वहां पर उनको जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर फिर एस जयशंकर ने अपना वोट कास्ट किया है। पूरा विश्वास है कि एक बार और जो है भारत की जनता जो है विकसित भारत को अपनी वोट देगी, अब मोदी सरकार को वोट देगी। तो वी स्टार्ट अर्ली। आई होप देयर इज अ वेरी स्ट्रांग टर्नआउट इन दिल्ली लाइक देयर इज इन रेस्ट ऑफ इंडिया। और वहीं दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी अपना वोट डाला है, वोट कास्ट किया। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को आप देख पा रहे हैं जिन्होंने वोट डाला है और वो तस्वीरें आपके सामने। तो कई दिग्गज नेताओं ने किस तरह से सुबह सुबह जाकर मतदान किया है, अपने आप में सभी मतदाताओं को प्रेरित करने वाली ये तस्वीरें। 4 crore प्रधानमंत्री आवास योजना with a promise of another 3 crore. We built 12 crore toilets. We are giving 80 crore people 3 meals of dry ration in a day. This is what development is all about. And instead of framing the issues in development, they come back with, this is what I call the shoot and scoot politics of Aam Aadmi Party and the Congress, and they will get their result. We'll have a hat-trick in Delhi. I urge all my friends, the entire Delhi citizenry, to get out
and vote very early. तो देखिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं और दिल्ली की चांदनी चौक सीट से पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, सुमंत उत्तर पूर्वी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम सहयोगी कुमार विक्रांत भी मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो कि रोहतक से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा आनंद प्रकाश पांडे का भी हम रुख करेंगे। लेकिन सुमन, दिल्ली की लड़ाई जो है वो इस बार बेहद दिलचस्प हो गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती दिल्ली की 7 सीटें बचाने की बीजेपी के लिए। 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये पहली बार है कि बीजेपी के सामने जो है कांग्रेस और आप ये दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुनौती है। और खास तौर से मैं बात करूं, मनोज तिवारी इकलौते एक ऐसे उम्मीदवार हैं समीर जिन पर की पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया है, चूंकि दिल्ली के 7 में से 6 उम्मीदवारों को इस बार पार्टी ने बदल दिया है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊं कि आखिरी मौके पे जो प्रचार के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री की जिस तरीके से 2 रैली हुई, पहली रैली उत्तर पूर्वी दिल्ली में और दूसरी रैली पश्चिमी दिल्ली में, इससे एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है और पार्टी को पूरी उम्मीद है कि 14 और 19 की तरह 24 में भी सफलता मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव है वो रोमांचक है। और समीर, ये देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस और आपके गठबंधन बीजेपी की लगातार पिछले 2 बार से जो दिल्ली में विजय रथ है उसको रोक पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। और दूसरी एक और अहम बात है समीर, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60% दिल्ली में मतदान हुआ था, तो इस बार ये देखने वाली बात होगी आज शाम तक, जिस तरह से हीट वेव का भी आज प्रिडिक्शन है आईएमडी ने किया है, तो ऐसे में इस बात पर नजर रहेगी कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार पिछले साल के मुकाबले बढ़ता है या घटता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन एक सबसे अहम बात कि वोटिंग से ठीक पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी पे बड़ा आरोप लगाया है, यह भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प बात है। और बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है और बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाए हैं और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन दिया है, ये आम आदमी पार्टी की हताशा और निराशा को दर्शाती है। ये तो इस तरह के अभी फिलहाल है। और अब आज मैं इस वक्त मनोज तिवारी के रेसिडेंस पे हूं। देखना होगा कन्हैया कुमार जो कि दावा कर रहे थे कि वो कड़ी चुनौती मनोज तिवारी को दे रहे हैं। 4 जून को क्या होता है वो इस सीट पर देखना पड़ेगा। और पंकज झा भी हमारे पास जौनपुर से हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच अंकित का हम रुख करते हैं। अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ नौशेरा से जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से। अंकित, इस वक्त आपके साथ कोई मौजूद है? महबूबा मुफ्ती खुद यहां पर उम्मीदवार है। महबूबा मुफ्ती बिल्कुल इसी सीट पर उम्मीदवार है, लेकिन इस समय मेरे साथ मौजूद है बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना। खुद कुछ देर पहले अपना वोट कास्ट करके आए हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है जहां पर रविंदर रैना खुद ये नौशेरा इलाके से आते हैं और यहां पर वोट कास्ट करके आए हैं। सबसे पहला रिएक्शन, आज लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका कुछ ही दूरी पे है और यहाँ पे वोटिंग हो रही है। हमने श्रीनगर में देखा, बारामुल्ला में देखा किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है वहाँ पे। अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के इस पर्व में विश्वास जताया है और बम्पर वोटिंग हो रही है। हमने देखा श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर पहले लगभग 40% मतदान हुआ और उसके बाद बारामूला उत्तरी कश्मीर में तो रिकॉर्ड टूटा, 60% से ऊपर मतदान हुआ। और मैं विश्वास रखता हूं कि आज कश्मीर घाटी की इस अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट पर बम्पर वोटिंग होगी। यहाँ भी नया रिकॉर्ड बनेगा। सुबह से ही इस बॉर्डर के एरिया में लंबी लंबी कतारों में लोग आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, क्योंकि जम्मू से आपने 2 सीटों पे लड़ा, जम्मू और साथ में कठुआ सीट से, श्रीनगर, बारामूला और इस सीट पर आप नहीं लड़े। हालांकि कई आपके जो इंटरनल मैसेजेस थे वो पार्टी तक पहुंचे कि यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए। आखिरकार क्या वजह रही? देखिए, आज मतदान का दिन है, वोटिंग चल रही है और मैं भारत देश का
नागरिक होने के नाते से कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्र हित में जनमानस मतदान करेगा और जनता देश हित में भारत की सुरक्षा की दृष्टि से मतदान करेगी। देश की एकता, अखंडता और मजबूती के लिए जनमानस मतदान करेंगे। और एक बिल्कुल अंकित बने रहे आप हमारे साथ। अलग अलग सीटों का क्या हाल है अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जल्दी से यूपी की जौनपुर सीट जो लगातार चर्चा में बनी रही, वहां का हम रुख करते हैं। पंकज झा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। बाहुबली धनंजय सिंह के बीजेपी के साथ आने के बाद कैसे समीकरण बदले हैं समाजवादी पार्टी को? क्या वाकई इसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? पंकज, क्या आप बताएंगे वहां से? देखिए समीर, सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो जौनपुर में है और यहाँ जो उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं उनसे ज़्यादा चर्चा जो है वो जो नहीं लड़ रहे हैं, जो कभी 2009 में यहाँ से बीएसपी के सांसद हुआ करते थे, धनंजय सिंह की हो रही है। हाँ। और धनंजय सिंह ने जिस तरीके से उनकी पत्नी बीएसपी से टिकट मिला उनको और फिर टिकट कटा या वापस किया, उसको लेकर विवाद है। लेकिन उनके चुनावी मैदान में हट जाने से ये कहा जा रहा है कि उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि जब अखिलेश यादव भी आए थे तो उन्होंने उनके लिए कुछ अच्छा ही कहा था। तो दोनों ही पार्टियां जो चाहती हैं, इंडिया गठबंधन और बीजेपी की, धनंजय का फैक्टर उनकी तरफ हो। हालांकि धनंजय का समर्थन बीजेपी को है। बिल्कुल, तो धनंजय सिंह के जिस तरह से बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया गया, इसके बाद से जौनपुर की जो सीट है वो काफी दिलचस्प हो गई। यहां का मुकाबला रुख हम करते हैं आनंद पांडे का, जो कि साउथ दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद, साउथ दिल्ली की बात करें तो यहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है, क्योंकि गठबंधन की तरफ से यहां पर आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान है, जो कि रामवीर सिंह विधूड़ी, रमेश विधूड़ी को बदलकर रामवीर सिंह विधूड़ी हैं, जो कि उतारे गए। कैसा मुकाबला यहां पर लग रहा है? कैसी फाइट आपको यहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल, हमको सुबह सुबह यहाँ पे बहुत सारे जो अर्ली वोटर्स थे वो नज़र आए। ये एक तरह से आप कहा जाए गर्मी का भी असर हो सकता है और जागरूकता का भी असर है कि बहुत सारे अर्ली वोटर्स हमें यहाँ नज़र आए। उसमें बुजुर्ग भी थे, विकलांग भी थे और कई ऐसे युवा भी थे जो कि यहाँ पे वोट देने के लिए आए। और रही बात साउथ दिल्ली की, आपने बात की, साउथ दिल्ली में अच्छा खासा जो है वो ग्रामीण इलाका भी आता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यहाँ पर जोश ज़्यादा है। हम एक शहरी सीट पर हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर वोटर्स में जोश बहुत देखने को मिल रहा है और उनका ये कहना है कि उनका ये अधिकार है मत का प्रयोग करना, तो वो अपने मत का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, अभी लगभग 8 बजने को है, लेकिन पारा जो है, पारे का असर यहाँ पर नज़र आ रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके लोग जो है लगातार यहाँ पे वोट करने के लिए आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर जैसे कि आपने बताया कि लड़ाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उन मुद्दों के आधार पर बीजेपी यहाँ पे, बीजेपी हो या उसके विरोधी हो, जो तमाम जो यहाँ के वोटर्स है वो वोट कर रहे हैं। बिल्कुल बने रहे आनंद आप हमारे साथ। इरफान कुरैशी का हम रुख कर लेते हैं और राजौरी से वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। इरफान, जरा बताइए और ये भी दिखाइए कि वहां पर वोटर्स का रुझान वोटिंग के लिए इस वक्त कितना नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हर फेज में हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आई वो बड़ी प्रेरणादायक थी, दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें हमने देखी। बढ़ चढ़कर कश्मीर में मतदाता वोटिंग करते हुए नजर आए। बिल्कुल समीर, पहले मैं कह दूं, राजौरी उस तरफ यानी जम्मू प्रोविंस की तरफ और अनंतनाग कश्मीर घाटी की तरफ। तो मैं अनंतनाग में इस समय मौजूद हूं, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और कह सकते हैं कश्मीर घाटी की स्टार पॉलिटिशियन महबूबा मुफ्ती लड़ रही हैं। यहीं से कुछ ही दूरी पर अभी कुछ देर में महबूबा मुफ्ती अपना मतदान करेंगी। और जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ, ये खनबल का पोलिंग स्टेशन है अनंतनाग के पॉश इलाके में। और यहाँ पर एक तरफ पिंक पोलिंग बूथ भी रखा गया है महिलाओं के लिए और दूसरी तरफ पुरुषों के लिए भी पोलिंग बूथ है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ जो है चुनाव किए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1600 ऐसे पोलिंग बूथ्स है राजौरी अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में, जो कि हाइपर सेंसिटिव करार दिए गए हैं। करीबन 26,000 सुरक्षा बल, जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल इस पूरे चुनाव को जो है सफलपूर्ण कराने में लगे हुए हैं। जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह रुझान श्रीनगर या बारामूला लोकसभा चुनाव में देखने को मिले, उसी के चलते थोड़ा सा मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सुबह से ही 7 बजे से ही लगातार पोलिंग बूथ्स की ओर लोग रुख करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो समय बीतेगा और ज़्यादा लोग जो है वो पोलिंग बूथ का रुख करेंगे, क्योंकि ये कुछ दिन पहले इसी साउथ कश्मीर में कुछ आतंकी हमले भी हुए थे, उसके चलते सुरक्षा भी कड़ी है। तो लोग जो है
अब निकलना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, तो पीडीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो कि खुद राजौरी अनंतनाग से उम्मीदवार है और वहां की तस्वीरें भी आप अनंतनाग की दिखा रहे हैं, कैसे जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। कुमार विक्रांत, आपका हम रुख कर रहे हैं रोहतक से, इस वक्त कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार विक्रांत, अगर बात की जाए तो रोहतक का वो जगह है जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से यहां पर बतौर उम्मीदवार है, कैसा माहौल है, कैसा मतदाताओं में जोश है, तस्वीरें दिखाइए और बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर मौजूद हूं। अच्छा। भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा दोनों अभी भीतर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कूलर के इंतजाम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इंतजाम किया गया। आपके पास इस वक्त मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से बीजेपी उम्मीदवार, आज उस परीक्षा के परिणाम मनोहर लाल खट्टर क्या करें, अंक देने हैं, 400 पार पे देने हैं, आप कह रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से 400 पार, हरियाणा की 10 की 10। अच्छा, इंडिया अलायंस गठबंधन में प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर अभी से टकराव शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि बड़ी पार्टी का ही पीएम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये स्वाभाविक है कि वहां पर उनके यहाँ निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। तो मनोहर लाल सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सभी 10 की 10 सीटों पर जीतेंगे। 400 पार का जो नारा है उस पर भी वो कह रहे हैं कि वो जस के तस रहेंगे। साथ ही वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन में जिस तरह से प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि उनके पास कोई मजबूत चेहरा है ही नहीं। करनाल से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। बिल्कुल, तो मनोहर लाल खट्टर जो कि पूरी तरह से एक बार फिर से जीत को लेकर आश्वस्त, और कुमार विक्रांत एक बार फिर से आपके पास आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके आवास पर ही मौजूद है, कैसा माहौल इस बार नजर आ रहा है, बताइए आप जरा। देखिए, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का हुक्का भी यहाँ पर मौजूद है और गर्मी के लिए कूलर के भी इंतजाम है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों देर रात तक लगातार लोगों से मिलते रहे हैं और माना जा रहा है तकरीबन 10:30 बजे हुड्डा परिवार रोहतक से निकलकर रोहतक में ही अपने गांव सांगी गांव में जाकर एक साथ वोट करेगा। हरियाणा के लिए बहुत अहम है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा दांव भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाया है। उनके कहने पर राज बब्बर को टिकट मिला है, उनके कहने पर राव दान सिंह को टिकट मिला है। सिर्फ अगर आप बात करें हरियाणा की तो जो कहा जाता है कि हुड्डा वर्सेस SRK, यानी हुड्डा वर्सेस S यानी शैलजा, R यानी रणदीप सुरजेवाला और K यानी किरण चौधरी, तो इसमें सिर्फ किरण चौधरी को सिरसा से टिकट मिला है, बाकी सारी सीटें हुड्डा ने अपने हिसाब से बांटी हैं। तो हुड्डा की साख दांव पर है। हुड्डा एक बाजीगर के तौर पर कांग्रेस में है यहाँ पर। अब उनकी जो जीत और हार होगी वो हुड्डा की भविष्य की राजनीति तय करेगी 2024 के चुनाव में, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव की बानगी है।